इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदतों का खिराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर। प्रोग्राम सक्सेसमेंट्री में मैं हूं आपका मेज़बान गज़नफ़र जावेद। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल एक कंपनी को दिए और एक कंपनी को एक उरूज पे पहुंचाया। सैया इम्पैक्ट्स के सीईओ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उमर अहमद साहब। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुना खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। क्या आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई इंस्पिरेशन थी या कोई ऐसा कोई आपने सोच रखा था कि इसी इंडस्ट्री में आना है, या आपने फादर को देख कर के आए, ज़बरदस्ती तो नहीं आए? अच्छा सवाल किया आपने ये। हम जब अमूमन हम किताब पढ़ते हैं तो या किताबें पढ़ते हैं तो बहुत से इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं जिन्होंने तारीख़ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लकली फॉर मी मुझे इतना नहीं उसमें घुसना पड़ा किताबों के अंदर। मेरे लिए अगर कोई इंस्पिरेशन थे तो वो मेरे वाले साहब ही हैं माशाअल्लाह। और वो आज भी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। आई वाज लकी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ को जिस तरह वो लेके चले हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके वो चले हैं, तो उन्हीं को देख के और मेरा ख्याल है सबका यही होता है कि अमूमन कि आपके वालिदैन जो होते हैं इनिशियली आपके वही आपके पहले कम से कम इंस्पिरेशन बन जाते हैं वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ही वाज माय इंस्पिरेशन। बेसिकली होता है ऐसे ही है कि वो हमारी इंस्पिरेशन होते हैं, फादर होते हैं, मदर हम उनको देख करके दोनों मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह। चूँकि हम जानते हैं कि आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो काफ़ी सर्व कर चुकी मीडिया में और बड़ा उनका एक नाम रहा और आप अच्छे खानवादे से हैं। ये बताइए कि 1993 से कंपनी इस्टेब्लिश हुई और 1993 से लेके 2024 यानी तकरीबन 30 साल का अरसा, यानी 3 दहाइयाँ गुजर गई। ये 3 दहाइयों का अरसा गुजरने का मकसद ऐसा है कि किसी भी कंपनी के लिए एक कामयाबी की दलील है। बिल्कुल। तो आपने इसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, उन चैलेंजेस पर बाद में बात करेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ऐसी एक इंस्पिरेशनल बात जो जब भी कोई चैलेंज आता था आप उसे फेस करते थे, तो वो ऐसी कोई बात जो आपको मोटिवेट करती थी और उस चैलेंज से आप निकल जाते थे और सक्सेस की तरफ चले जाते थे, वो क्या बात थी? जी वो एक नहीं थी, वो काफ़ी सारी थी। और जैसे मैंने फरमाया कि क्योंकि वालिद साहब ही मेरे इंस्पिरेशन थे, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कही जाती हैं और आपको समझाई जाती हैं। मैं फॉर्चुनेट था, खुशकिस्मत था कि मैंने वालिद साहब ने बहुत सी बातें समझाई भी हैं मगर उन्हें करके दिखाई हैं। और वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग। वाह। तो जब वो चीज़ें इंसान जब देखता है एक चीज़ होते हुए कि इंसान जो कह रहा है उसको कर भी रहा है, यानी फर्म बिलीव आता है। बिल्कुल। फिर आपका इरादा और मजबूत हो जाता है कि अगर जो उन्होंने कहा है वो कर भी रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तो यही कामयाबी का एक राज है। फिर क्या बात। तो वालिद साहब को हमेशा वो एक ही बात कहते हैं, आज भी वही कहते हैं कि बी सिंसियर टू योर वर्क। वाह। तो आप जितनी सिंसियरिटी से कोई भी चीज़ करेंगे तो और उस पर हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। और नेचुरली कोई ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते और आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, द गुड एंड द बैड। तो वही हमारी बस एक ये जो चंद बातें उनकी होती हैं जिसकी वजह से हम ये फिर उसको लेके चलते हैं आगे कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी हैव टू प्लान अहेड, वी हैव टू बी सिंसियर। सिर्फ अपने साथ नहीं, आपके जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ हैं, जो कोलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी। तो ये वो चंद बातें हैं जिसको हम लेके चलते हैं आगे। यानी अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हम देखते हैं, यानी जो कोविड का टाइम था। अच्छा, आपकी कंपनी जो कि हेल्थ पे बात करती है, आप लोग जो है वो अवेयरनेस देते हैं हाइजीन के ऊपर, तो कोविड से पहले का टाइम के ऊपर पहले हम बात करना चाहेंगे। कोविड के पहले का टाइम बड़ा मुश्किल था। कोविड ने तो फिर हमें एक शऊर दे दिया कि हाइजीन के ऊपर एक हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो उससे पहले का टाइम था तो उसकी अवेयरनेस पहुंचाना बड़ा मुश्किल था और आपका इक्विपमेंट ही ऐसा था, तो वो कैसा था? मैं थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। जी जी। बेसिकली मेरे जो वालिद साहब हैं उनका जो एक्सपीरियंस था वो ब्रांड मार्केटिंग का है। ओके। उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स को
उनको रन किया है, उनको लुक आफ्टर किया है, उनके बिजनेसेस रन किए हैं, और ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ उन्होंने काम ना किया हुआ हो। माशाल्लाह। तो जब वो तजुर्बा लेके अपना पूरा जब पाकिस्तान आए थे तो यही कॉन्सेप्ट था कि हमने पाकिस्तान में भी एक ऐसी कंपनी को खड़ा करना है जो सोसाइटी के लिए ऐसी ब्रांड्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो उनके लिए इसमें बेहतरी हो। तो हमने हेल्थ एंड हाइजीन ही को हमने कंसिडर किया था कि जी इसमें हम अपना काम जो करेंगे वो इस शोबे के अंदर करेंगे, जिससे सोसाइटी के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स को मुतारिफ़ कराएंगे जिससे उनकी पर्सनल हाइजीन और हेल्थ उस पर जो है वो इम्प्रूवमेंट आए। ओके। तो जिसकी वजह से फिर ये शिफा के नाम से हमारी जो ब्रांड है ये रजिस्टर हुई थी, और इसके दीगर इसके अंदर जो हैं फिर सिरिंजेस, IV सेट्स, IV कैनूलास, ग्लव्स, यूरिन बैग्स, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने मुतारिफ़ कराई थी पाकिस्तान में, और सिरिंजेस पे ख़ास तौर पे। माशाल्लाह। तो जब हमने ये काम शुरू किया था तो हमें ये एहसास हुआ कि नेचुरली शऊर नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, कौन सा आपका फ़ायदा देंगी, कौन सा आपका नुकसान देंगी। तो इसमें बड़ी जिद्दोजहद हमने की। अगेन मैं सिरिंजेस के हवाले से बात करूंगा आपसे कि उस ज़माने में पॉली पैक की सिरिंजेस इस्तेमाल होती थी। ओके। अच्छा, पॉली पैक का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसको आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें तो आप उसको चाहें तो अव्वल तो नहीं करना चाहिए था, मगर ये बहुत हुआ था ये काम कि उसको रीपैक कर दिया जाता था उसी पॉली पैक के अंदर ही, और कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा या पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि वो पहले से इस्तेमाल शुदा है। तो इस प्रैक्टिस को एलिमिनेट करने के लिए फिर हमने बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ की, बहुत सी अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ की। उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो जो भी होता था वो थ्रू प्रिंट मीडिया ज़्यादा होता था या एक्टिविटीज़ ऑन द ग्राउंड। गवर्नमेंट से हमारा बहुत इंटरलिंक था, हेल्थ मिनिस्ट्री से हम बहुत इस पर हम बात करते, तो फिर फाइनली जाके ये पॉली पैक को बैन कर दिया गया था पाकिस्तान में। सो वी फील के वी हैव अ वेरी स्मॉल पार्ट टू प्ले इन दैट। ये मेरा ख्याल है अगर 2020 की बात है जब जी हाँ, बिल पास हुआ तो जी नहीं, ये तो उससे भी बहुत पहले की बात है, उससे पहले की बात। जी हाँ। तो इस तरह से हमने फिर दीगर और भी प्रोडक्ट्स मुतारिफ़ कराई। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये होता था कि हम किस तरह से जो है ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ जिससे शऊर पैदा हो कि ये आपकी हाइजीन के लिए, ये आपकी हेल्थ के लिए ये एक बेहतर प्रोडक्ट है। तो उस वक्त प्रोडक्ट को बेचना थोड़ा मुश्किल नहीं होता होगा, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, और वही जो आपने कहा कि वो दोबारा से पैक करके दोबारा से मार्केट में जाती थी। नहीं, वो वाज अ कांस्टेंट प्रोसेस। वो तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री से बार बार जाएं, इनको समझाएं। इवन तो कि शायद ये रोल रिवर्स होने चाहिए थे मगर नेवरदलेस वो फिर भी मान गए, समझ गए इस चीज़ को। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तो काफ़ी हद तक कुछ अब नए लॉज ऐसे आ गए हैं जिसमें कंट्रोल हो रहा है, वरना हेपेटाइटिस और HIV जैसी बीमारी जो है वो बहुत फैल रही थी हमारे मुल्क में। अब जैसे मैंने कहा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मगर उसमें जो था ये फिर ये करना बहुत ज़रूरी था। जो फिर ये यानी एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद है दुनिया में। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ आता है हमारे यहाँ, कुछ ज़रूरत नहीं होती है फिर भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी HIV का फैलना, यानी हेपेटाइटिस B और C और आगे आगे जो है अगर हम बात करें HIV की, तो ये सारा सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करने की वजूहात बनती है। वन ऑफ द मेन रीजंस। तो उसको फिर हमने हम जिस तरह हमारा जो काम की जो नोयत है वो ये होती है कि हम जाके हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं। हमारे लिए कस्टमर को समझाना और क्यों हम उसको ये बेच रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम वो एक रेयर कंपनी है, अमूमन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में हम जैसी कंपनीज बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं जो एक पूरी प्रोफेशनल सेल्स टीम को लेके जो है कस्टमर टू कस्टमर जाती हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर से हम बातचीत करते हैं। तो पूरा हमको एक्सप्लेन करते हैं कि इसके पीछे प्रोसेस क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही देखा कि जब आप शऊर देते हैं लोगों को, जब उनको समझाते हैं कि ये फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो इट्स जस्ट दैट कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला होता नहीं है कोई। डेफिनेटली। तो वो हमने इसमें एक रोल प्ले किया है कि अच्छा, CSR के हवाले से अगर हम बात करें, आपकी कंपनी काफ़ी एक्टिव रहती है, काम करती है। अभी जो अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए हैं आपने शिफा ने, जो आपका ETE जो आपका वो है कॉन्सेप्ट, वो क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालें। बेसिकली ETE स्टैंड्स फॉर एजुकेट,
ट्रांसफॉर्म, एलिमिनेट। ओके। तो आपको पहले जो भी कोई चीज़ आप प्रोडक्ट को मुतारिफ़ कराने से पहले आपकी जो ऑडियंस है आपको पहले उसको समझना होता है कि वो आपने किस तरह उनके पास ये प्रोडक्ट लेके जानी है। एंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ एजुकेट दैम। ओके। एंड एटलीस्ट और एक्सप्लेन टू देम कि जी इस प्रोडक्ट के पीछे फ़लसफ़ा क्या है, ये क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि इसको आप इस तरफ आइए, ये क्यों प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो पूरा एक उसके लिए हम यानी हम हॉस्पिटल जाके एक्टिविटीज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं ये जो लोग, उनसे हम जाके मिलते हैं, उनको पूरा एजुकेट करते हैं। फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो फिर हम पूरे उस प्रोसेस में उनके साथ लिंकअप होते हैं ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट दे वर यूजिंग टू द न्यू प्रोडक्ट, उसके अंदर हम उनको असिस्ट करते हैं ताकि कोई इस तरह की कोई उनको मसला ना आए इसको ट्रांसफॉर्म उस तरफ जाने की तरफ। ओके। और फिर एलिमिनेट आप वो चीज़ कर रहे हैं जो ख़राब थी, उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। जी हाँ। तो उसके अंदर जो है वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा एक मसला है हमारे मुल्क में, जो हम अभी भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस का जो वेस्ट डिस्पोजल होता है वो इतना प्रॉपर नहीं होता। बहुत चंद इदारे ऐसे हैं जो इसको सही तरीके से करते हैं, और फिर क्या होता है कि वही वेस्ट डिस्पोजल जो है वो फिर रिसाइकिल होके मार्केट में फिर बिक जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो हम एलिमिनेट के ऊपर जो है बहुत फिर एम्फसाइज करते हैं। सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है वो एलिमिनेशन का है। तो ये है जी वो पूरा जो प्रोग्राम हम रन करते हैं बेसिकली। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट आपके साथ कहाँ तक खड़ी है? देखिए, गवर्नमेंट खड़ी हो ना खड़ी हो, हमने वो काम करना है जो हम खुद कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑलवेज ईजी टू ऑलवेज आस्क द गवर्नमेंट कि जी इनको ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। बात ये है कि इंसान को ये देखे वो खुद से क्या कर सकता है। बिल्कुल सही। हुकूमत को बहुत से काम है जो करने चाहिए, वो कब करते हैं कैसे करते हैं ये हुकूमत के ऊपर ही है, मगर दैट शुड नॉट स्टॉप अस इंडिविजुअली फ्रॉम पुटिंग आवर 2 cents इन सोसाइटी, कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं वो उस पर हम खुद से हम उस पर हम काम कर जिम्मेदारी समझ के। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारी हमारी भी, हम भी मुआशरे का हिस्सा हैं। डेफिनेटली। अच्छा, आपके यहाँ देखा जाता है कि आप नौजवानों को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, उसकी क्या वजह है? कि कोई ख़ास कोई जज्बा है, कोई ख़ास विजन है इसके पीछे, या चूँकि आप तो खुद भी एक यंग हैं, यानी आप यूँ कहा जाए कि आप यूथ के लिए एक आइकन है, इंस्पिरेशन है, तो क्यों आप मतलब उनको चांस ज़्यादा क्यों देते हैं? उसकी वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि अव्वल तो आपकी डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं कि आपकी 75% ऑफ द पॉपुलेशन वैसी बिलो द एज ऑफ 30 है। तो यूथ तो ये वैसे ही है। और प्लस हमारी यूथ में जज्बा बहुत है, बहुत स्किल्ड हैं, एजुकेटेड भी हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एक कमी जो होती है वो एक अपॉर्चुनिटी की होती है जो उनको नहीं मिलती है। और इवन तो कि हमने कोई बड़े बड़े काम नहीं किए हुए, बट ये है कि जहाँ हम अगेन ऐसे मैंने पहले कहा कि जहाँ हम समझते हैं कि हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हम अगर ऐसे यूथ्स देखते हैं जिनमें एक पोटेंशियल है, एक जज्बा है, ना सिर्फ अपने लिए मगर मुल्क के लिए कोई काम करने का, तो उनको फिर हम उनको हेल्प आउट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, और मौका मिलता है तो हमारे यहाँ वो काम भी करते हैं वो फिर आके। माशाल्लाह। ये जो आपका ETE जो आपका है, शिफा ETE जो प्रोग्राम है, ये पूरे पाकिस्तान में आप लोग इसको रन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ इसको रन कर रहे हैं पाकिस्तान में? नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंस है वो पूरे पाकिस्तान में। ओके। और ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नहीं हो। ओके। थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक शहर के अंदर हैं। फिर जो हमारी जो कोलीग्स हैं, हमारी जो सेल्स टीम है, वो हर जगह उनकी प्रेजेंस होती है, तो उनके ज़रिए फिर हम ये हर शहर के अंदर ये जाके ETEs कर रहे होते हैं। ओके। ETEs का टाइम जो था वो 2020 के बाद, जब ये बिल पास हुआ उसके बाद आपने इसको इनिशिएट किया? जी हाँ, हमने ये समझा कि बेसिकली शुरुआत तो वहीं से हुई थी इसकी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि जी अब क्योंकि लड़काना में जो हादसा हुआ था HIV का, तो उस वक्त जो हेल्थ मिनिस्टर, जी हाँ, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी फिर ये AD सिरिंजेस जो है इनको जो है लॉन्च कर देना चाहिए। मगर प्लान अच्छा था, नीयत भी अच्छी थी, मगर होता है क्या कि इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना, जब अक्सर जो हम असल मार खा जाते हैं। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो हमारे बहुत बेहतरीन लॉज हैं, यानी शायद किसी के पास इतने बेहतरीन लॉज ना हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम उतने ही फारेग हैं अनफॉर्चुनेटली, इफ वन हैज टू बी वेरी फ्रैंक।
वाकई तो यही था कि वो लॉ बड़ा अच्छा था, ठीक है। और बिल्कुल, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने कोई ऐसा कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। ठीक है। तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए देन वी टुक इट अपॉन आवरसेल्व्स। ओके, इसमें कोई शक नहीं है जी, हमारा एक बिजनेस का हिस्सा भी है ये। सही है। मगर ये था कि अगर ये चीज़ अगर होनी है तो उसको सही तरह उसको करना पड़ेगा। तो फिर हमने ये फिर ETEs लॉन्च किए थे, जिसके ज़रिए फिर हम सब हॉस्पिटल्स के अंदर ये पैगाम लेके गए हुकूमत का कि जनाब इस तरह से ये चेंज आ रही है, ये प्रोडक्ट अब इस्तेमाल नहीं होगी, ये ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज इस्तेमाल होगी, इसका इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको समझाएंगे। माशाल्लाह। तो वो एक मरला था, process था। जी हाँ। बहुत से लोग थे जो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ नहीं चलेगी। बहुत से कम लोगों का ख्याल था कि ये रोल बैक कर लेगी गवर्नमेंट, मगर क्रेडिट टू देम कि वो भी अटके रहे अपनी जगह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने भी अब आपके यहाँ जो है वो AD सिरिंज चल रही है, बिल्कुल सही। जो अच्छे इदारे हैं वो सब जो हैं वो AD सिरिंजेस ही चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से हुआ और HIV के केसेस भी कम जो है वो रिपोर्ट होने लगे। तो ये एक बड़ी आपकी अचीवमेंट है। इस सक्सेस को आपने जैसे बयान किया कि ये इनिशिएट 2020 में था, जी। और उसको लेकर के चले आगे। अगर हम देखते हैं तो कोविड का टाइम आ गया जी। बड़ा मुश्किल चैलेंज था, मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए भी मुख्तलिफ बहुत टफ था, लेकिन आप जैसी कंपनीज जो यही चीज़ प्रोवाइड करती हैं जो उस वक्त काफ़ी ज़रूरत थी, जी। लाइक ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो वो जो टाइम था बड़ा मुश्किल, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कोविड टाइम। नहीं जी, वो तो बिल्कुल हम खुशकिस्मत थे। मैं तो ये कहूँगा कि हम इस लाइन ऑफ वर्क में थे। वरना जो कोविड में जो ना सिर्फ पाकिस्तान है, वो ग्लोबली जो हाल हुआ था, लोगों के साथ बिजनेसेस का जानी जो नुकसान जो हुआ था, वो आई मीन देयर वाज नो एंड टू इट। तो उस लिहाज से हम तो बहुत खुशकिस्मत थे कि हम इस लाइन ऑफ वर्क में थे, क्योंकि हम बेसिकली आते हैं एसेंचुअल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हमारा खुला रहना बहुत ज़रूरी था। ओके। तो वी वर ऑलवेज ऑपरेशनल। प्लस हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो कोविड की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। तो अगेन हम जहाँ हम असिस्ट कर सकते थे हमने वो किया, हुकूमत को भी किया, सोसाइटी एट लार्ज को भी किया। तो वी वर लकी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हम उस पीरियड को सरवाइव कर गए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाए। बहुत से बिजनेसेस जो बंद हुए हैं, यू नो, तो इट वाज नॉट ए प्लेजेंट टाइम। बट अगेन अगर आप दुनिया से मुवाजना करें तो पाकिस्तान एज अ होल आई थिंक वाज नॉट एज बैडली अफेक्टेड। बट इवन देन हम फिर भी बहुत, यानी अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बच के निकल के आ गए उस पीरियड से। अच्छा, गुज़िश्ता चंद सालों में जो इन्फ्लेशन का हाल हुआ, करेंसी ऊपर गई है, उसके हवाले से बड़ी इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ऐसे में आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो लोगों तक, कंज्यूमर तक, तो उसका कोई बोझ आप अपने ऊपर लेते हैं, कंपनी के ऊपर कहाँ तक लेते हैं, उसे कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा जी, हमारी जो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री जो है ना, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। ओके। ये बेसिकली एक लो मार्जिन हाई वॉल्यूम का बिजनेस होता है। तो हमें एक्सचेंज रेट जब कंसर्न्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो और हमारी देखिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि 95% ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस जो इस्तेमाल में आती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ये सब इम्पोर्टेड हैं। ओके। तो आपका जब एक्सचेंज रेट अनस्टेबल होता है और वो बढ़ता रहता है और कुछ नहीं पता कितना बढ़ेगा और कहाँ तक जाएगा, सही, तो उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। आप ना चाहते हुए भी आपको अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ जाती हैं, जिससे एक वन ऑफ द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन इज़ दिस इशू। तो उसमें हम नेचुरली, हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना यानी रिक्वायरमेंट हो बस उस हद तक ही रखें। देयर इज नो नीड टू जिसमें हम सर्वाइव कर सकें बेसिकली, क्योंकि हमें भी पता है कि परचेसिंग पावर्स लिमिटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। आम आवाम जो है वो इतनी महंगी प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती है। सही। तो उसको हम देखते हुए जो है, और ये हमारी फ़िलासफ़ी भी यही है, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको इतनी महंगी कर दें कि वो एक आम आदमी से वो रीच से बाहर हो जाए उसके। तो प्राइसिंग में हम ऐसी प्राइस रखते हैं जिसमें उसको क्वालिटी भी मिल जाती है और प्रोडक्ट की प्राइस भी मिल जाती है। ठीक है। तो यही हमारा फ़लसफ़ा होता है हर एक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक हो तो हमने जब ये इन्फ्लेशन इज़ नो डाउट, बट हमें एक चीज़ का एहसास हुआ, क्योंकि अभी बात कोविड की भी हो रही थी। जी।
हमें ये एहसास हुआ कि हम बहुत डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं। वो वक्त ऐसा था कि जब सप्लाई चेन आपकी पूरी दुनिया में अफेक्ट हो गई थी। जो स्टॉक्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 95% ऑफ द स्टॉक्स आर इम्पोर्टेड, तो वो इंपोर्ट ही नहीं हो रही थी उस मुल्क से जहाँ से वो बन रहे थे। फिर फ्रेट कॉस्ट आपकी इतनी महंगी हो गई थी कि वो अफोर्डेबिलिटी का इशू आ गया था उसके अंदर। उसको यहाँ तक लाना भी एक मसला था उसको इसके अंदर। तो हमें यह एहसास हो गया था कि अब पाकिस्तान नीड्स टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है। और शायद अगर यानी आपको अजीब लगेगा कहते हुए कि अगर ये मुझे कहते हुए कि अगर ये कोविड ना होता तो शायद हमें ये एहसास ही ना होता। तो अब जो है आई थिंक हम जो अपना रोल जो हम प्ले कर रहे हैं और जो बाकी जो हमारे जो दीगर साथी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो सब की अब ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हम सब मिलके एक मेडिकल इंडस्ट्री या डिवाइस इंडस्ट्री पाकिस्तान में बने। तो आप भी बनाने चाह रहे हैं इसको? बिल्कुल जी, वी आर ऑन द वे एज वेल। ओके। हम भी कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ इंशाल्लाह 2-3 माह में लॉन्च करेंगे इसके अंदर। ठीक है। एंड वी नीड टू डू दैट, ना सिर्फ अपने लिए नहीं, बात ये कि इस मुल्क की भी अब ज़रूरत है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इतनी अच्छी नहीं है। सही बात है। तो अगर हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रियाँ खड़ी करके यहाँ से फिर इवेंचुअली एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो जाएं तो आपके मुल्क का ही फ़ायदा है इसके। मुल्क का ही फ़ायदा है। हर इदारा चाहता है कि 50 साल को देखता है, आगे आने वाले बरस को देखता है। 30 साल गुजर चुके हैं, अगले 20 साल को आप कहाँ देखते हैं जब 50 साल की कंपनी आपकी स्टैंडिंग होगी? उस वक्त विज़न क्या होगा आपका? मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो अमूमन ये जुमला सुनते हैं हमेशा पाकिस्तान के हवाले से कि हम एक क्या है वो संगीन एक दौर वो उसमें से गुजर रहे हैं, एक संगीन मरहले से आपका मुल्क जो एक संगीन मरहले से गुजर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। पहले तो ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क मजबूत हो। बिल्कुल। ये मुल्क है तो ये हम हैं। बिल्कुल। तो हमारी दुआ ये है कि जो भी इसके रखवाले हैं सही है, जो इसकी, क्योंकि टैलेंट बहुत है इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है इस मुल्क को। तो सिर्फ है कि हमें एक कलेक्टिव स्पिरिट एक क्रिएट करनी है जिससे हम सिर्फ अपना ना सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें। ठीक है। तो जब ये इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा तो एक शख्स इसके अंदर तरक्की करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यही अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपना नहीं पाकिस्तान का सोचें। तो इंशाल्लाह 20 साल बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सैया एज इट इज़ अपने कस्टमर्स को, अपनी सोसाइटी को लेटेस्ट प्रोडक्ट मुतारिफ करा रहा होगा। सही है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ लग चुकी होंगी, उसमें से हम भी एक होंगे। हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ताकि पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट लेवल्स बढ़ें और जो आपकी जो है वो रिज़र्व्स बढ़ें, आपके फॉरेन रिज़र्व्स जो आपकी ज़रूरत हैं अभी। और बस यही है जी, फ़िलहाल तो इतना ही एक प्लान किया हुआ है फ्यूचर के लिए। नौजवान नस्ल के लिए अगर हम बात करें कि आपके अपने मुशाहिदात की रोशनी में आप और अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई सक्सेस का कोई मंत्रा बताना चाहें नौजवानों को, तो वो क्या है, वो राज क्या है? ढीठ बन जाएं। अपने मैं यूँ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन माई सेल्फ। यस। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स वेरी इजीली। ओके। मुश्किलात हर जगह होती हैं, उसका सामना करना सीखें। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग कि आप समझते हैं कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, हो सकते हैं, तो उसको किसी वजह से भी गिव अप ना करें। वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, तो उस पर ज़रूर बिलीव कीजिए। एंड जस्ट वर्क हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग सिंसियरली, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आई थिंक दैट्स दी ओनली, ये 2-3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अगर आप ये कर लें तो आप कामयाब हैं। आप कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना प्रीशियस टाइम देने का। थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो ये आपसे इंशाल्लाह मुलाकात आगे भी हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी सैयद उमर अहमद साहब से। सैया इम्पैक्ट्स के CEO हमारे दरमियान मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियात से करवाएंगे कि जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए। जब कामयाबी किसी के कदम चूमती है तो अगर उनके नक्शे कदम पर हम चलें तो हम भी कामयाब हो सकते हैं।
तो अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही शख्सियात से करवाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।